Hello everyone, this is Radhika Sachdeva, a second year MBBS student from Shri Atal Bihari Vajpayee Government Medical College, Faridabad. I hope you all are doing very well. आप सबको अपने कॉलेजेस मिल गए हैं और आपने सब ने एडमिशन ले लिया है और अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में आप अपना फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर चुके हो, मे बी फाउंडेशन और द क्लासेस, और आप सब लोग एक नया एक्सपीरियंस ले रहे होगे। लेकिन आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाना चाह रही हूँ जिनको अनफॉर्चुनेटली इस साल कोई मेडिकल सीट नहीं मिली है बहुत सारी तैयारी करने के बावजूद, और जो लोग इस वक्त एक डिलेमा, एक कन्फ्यूज़न में है कि उनको एक और ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम सबके माइंड में आता है कि क्या MBBS वर्थ इट है? जो हम इतनी मेहनत डाल रहे हैं, जो हम इतने ड्रॉप ईयर्स लगाएंगे, क्या वो सच में इस प्रोफेशन के लिए वर्थ इट है? तो इसका सिंपल सा आंसर है यार, MBBS 5.5 ईयर्स मेहनत, उसके बाद का जो रिज़ल्ट है वो है आपकी एक जॉब श्योरिटी। MBBS एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको जॉब श्योरिटी देता है। आप MBBS करके 5.5 ईयर्स लगा के नॉलेज गेन करके इस देश के किसी भी कॉर्नर पे चले जाओ, आप कहीं पे भी जाके क्लिनिक खोलो, ऐसा ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं होगा जिसके पास पेशेंट्स ना आते हो। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप पेशेंट्स को ठीक कर सकते हो, तो कहीं पे भी आपको पेशेंट्स की कमी नहीं रहेगी। तो अगर आप MBBS के अलावा और किसी कोर्स में भी एडमिशन लेते हो, लाइक आप BSc में एडमिशन लेते हो, तो आप 2 साल 3 साल BSc करोगे, फिर आप MSc में एडमिशन लोगे, और MSc से भी आजकल कुछ खास नहीं मिलता, तो आपको उसके लिए PhD भी करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हो तो आपको बाद में भी ड्रॉप लोगे। तो इससे अच्छा है ना कि आप 12th के बाद ही ड्रॉप ले लो और अपना अच्छी स्ट्रीम में जाओ। तो इसलिए ड्रॉप लेना भी वर्थ इट है मेरे हिसाब से। तो हम बात करते हैं कि कैसे डिसाइड करें कि अब हमें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। तो सबसे पहला एक काम करो यार, जो भी आपने अपना लास्ट एग्ज़ाम दिया है, जैसे आपने नीट 2024 दिया है, तो सबसे पहले आप सब लोग अपना एक क्वेश्चन पेपर अपने आंखों के आगे लेके आओ। अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो। सब अपने क्वेश्चन पेपर में ये देखो कि आपको सच में ये क्वेश्चन आता नहीं था, या फिर आपको आता था और आप फिर भी नहीं कर पाए फॉर एनी रीज़न। अगर आपको वो क्वेश्चन आता नहीं था तो उसको अलग से टिक करो, हाईलाइट करके रखो। अगर आपको वो आता था और आपको फिर भी वो गलत हो गया, उसको अलग से छांट के रखो। अब बात आती है कि आप सबने अपना स्कोर तो देखा होगा यार, सबने अपना स्कोर मैच किया होगा, आपका रिजल्ट आया होगा, ऑब्वियसली आपने अपना देखा होगा कि आपके कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में कहाँ गलत थे। तो अब सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका स्कोर बहुत ही कम रहा है। जिनका स्कोर बहुत कम रहा है, उनके दो रीज़न्स हो सकते हैं। या तो उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की, या फिर उन्होंने पढ़ाई की लेकिन उनको वहाँ पे कुछ याद नहीं आया। अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो सिंपल सी बात है यार, खुद से पूछो कि आपको नीट करना भी है या नहीं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई करो और ड्रॉप ले लो, ठीक है, आप कर लोगे अगर आप पढ़ोगे तो। लेकिन मन में अपना पक्का ये मान के चलो कि आपको करना ही है। आपने 1 साल पढ़ाई नहीं की लेकिन अब आपको पढ़ाई करनी ही है। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाई की और उनका फिर भी स्कोर नहीं हो पाया, तो अब अपना क्वेश्चन पेपर उठाओ और एनालाइज करो कि आपकी क्या चीज़ में कमी रह गई थी। अगर आपकी बायो में मिस्टेक्स हैं तो क्या आपको उस वक्त याद नहीं आया? अगर आपकी फिजिक्स में मिस्टेक्स हैं तो क्या आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स रही हैं? क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको वहाँ पे एकदम से डिच कर दिया और आपका स्कोर इतना गिर गया? ठीक है, तो अपना सबसे पहले ये चीज़ एनालाइज करने के बाद अब अपने ऊपर मेहनत करनी स्टार्ट करो। जब आपको पता लग चुका है कि हाँ, आपकी मेहनत में कमी नहीं थी लेकिन आपकी प्रैक्टिस में कमी थी, तो अब अपनी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो। प्रैक्टिस करो, फिज़िक्स में दिक्कत है तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करो, बायोलॉजी में दिक्कत है तो बार बार रीडिंग स्टार्ट करो। कहीं ना कहीं जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है ड्रॉप ले लो और फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करो अच्छे से। मेहनत के साथ साथ प्रैक्टिस, बार बार एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करो और तब जाके आपका क्लियर हो सकता है। तो आप लोग भी आराम से ड्रॉप ले सकते हो जिनकी प्रैक्टिस में कमी रही है, जिनको अपनी मिस्टेक्स का पता है। उसके बाद वो बच्चे आते हैं जिनका स्कोर मीडियम है। अब मीडियम की भी वही दो कैटेगरीज हैं, जिन्होंने प्रिपेयर किया या जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया। जिन्होंने प्रिपेयर ही नहीं किया लेकिन अब प्रिपेयर करना चाहते हैं, मन से मेहनत करना चाहते हैं, वो ड्रॉप ले लो। लेकिन जिन्होंने प्रिपेयर किया और मीडियम स्कोर पे हैं, वो फिर से अपना क्वेश्चन पेपर उठाओ और एनालाइज करो। सेम जैसा मैंने अभी लो स्कोरर्स के लिए बताया कि पूरा पेपर एनालाइज करो कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ थी। कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी, या आपको याद नहीं रहा उस वक्त, या फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो वहाँ पे आप अपना चूक गए स्कोर लाने से। ये पूरा एनालाइजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा।
लेकिन वो स्कोरर्स जो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, जिन्होंने लास्ट ईयर नीट दिया था उनका काफ़ी अच्छा स्कोर आया लेकिन कुछ मार्क्स से चूक गए फॉर द गवर्नमेंट सीट, उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि आपका वो पहला अटैम्प्ट था या दूसरा। अगर आपका वो पहला अटैम्प्ट है और आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है तो नो डाउट आपको एक और ड्रॉप ले लेना चाहिए। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कॉन्स्टेंटली स्कोर तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी उस उन मार्क्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आपको एक गवर्नमेंट सीट मिले और आपके मोर देन 2 ड्रॉप्स हो चुके हैं, अब सोचने की बात आती है क्योंकि ड्रॉप लेना भी आसान चीज़ नहीं है। ड्रॉप लेना का मतलब एक ऐसा मेंटल प्रेशर जिसको ना कोई देख सकता है ना कोई फील कर सकता है सिवाय आपके। तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर मैं ड्रॉप ले रही हूँ तो मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मेरे को खुद को कितना मतलब मेरा कॉन्फिडेंस कितना गिर जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो चीज़ होती है हर एक इंसान के अंदर वो कितना नीचे चला जाएगा कि मेरा अब भी नहीं हुआ। तो ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए ना मोर देन 2 ईयर ड्रॉपर्स को मैं एक एडवाइस दूंगी पार्शियल ड्रॉप की। मैंने खुद ने पार्शियल ड्रॉप लिया था, मैंने BA MS की थी साथ साथ, तो मैं यही एडवाइस करूंगी मोर देन 2 ईयर्स जिन्होंने ड्रॉप लिया है ऑलरेडी और जो फिर से तैयारी करना चाहते हैं वो प्लीज़ पार्शियल ड्रॉप लेना, किसी न किसी कोर्स में एनरोलमेंट ले लो ताकि अगर आपको वहाँ पे अगर नीट में आपका कुछ नहीं भी हुआ तो आपको आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो गिरे ना कि आपने इतने साल लाइफ में कुछ नहीं किया। क्योंकि जब सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है ना यार तो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, 3 साल मैंने एक चीज़ पे लगा दी, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे साथ वाले इतने आगे पहुँच चुके हैं, MSc में पहुँच चुके हैं, मैं कहाँ जाऊँ। तो अपना साथ में एक कोर्स में एनरोलमेंट ज़रूर ले लेना जिनके भी मोर देन 2 ईयर्स हो चुके हैं ड्रॉप को और जिनका अभी भी नहीं हुआ है वो लोग। कई लोगों के अंदर ज़िद होती है यार कि मुझे MBBS ही करनी है, चाहे मुझे 2 साल लगे चाहे 4 साल लगे। ऐसे केस में अब मेहनत करो लेकिन साथ में एक प्लान भी ज़रूर रखो कि अगर आपका कल को कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया कि मुझसे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा तो आपके पास एक चीज़ हो कि हाँ मैं ये एक साथ साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं खाली नहीं हूँ। तो पार्शियल ड्रॉप उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियल ड्रॉप जैसे मैंने अभी बताया कि ड्रॉप का मतलब है फुल्ली ड्रॉप करना बिना किसी कोर्स में एनरोलमेंट के, और पार्शियल ड्रॉप का मतलब है कि किसी न किसी कोर्स में एनरोल करके साथ साथ प्रिपेयर करना। बहुत सारे कोर्सेज में आप ले सकते हो एडमिशन, जैसे कि BSc में ले सकते हो या फिर अगर आपको आपके लास्ट ईयर के स्कोर के हिसाब से कोई BA MS मिल रहा है तो आप वहाँ ले सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अगर आप किसी मतलब किसी और कोर्स में एनरोल करने से पहले आपको ये ज़रूर देख लेना कि अगर आप फिर से नीट की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको वो कोर्स बीच में छोड़ना पड़े तो क्या कोई वहाँ पे सीट लिविंग बॉन्ड है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी हाई अमाउंट होती है, सीट लिविंग बॉन्ड होता है। सीट छोड़ने के लिए आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती है, तो वो सीट लिविंग बॉन्ड प्लीज़ जिस कोर्स में एनरोलमेंट करो पहले उसका सीट लिविंग बॉन्ड और सारा क्राइटेरिया प्लीज़ देख लेना, ताकि अगर आपको फॉर्चुनेटली अगर आपका नीट में अगले साल एडमिशन हो जाता है और अगर आपको वो सीट छोड़नी पड़ती है तो आपको सारा क्राइटेरिया पता हो, आपको सब कुछ पता हो कि वहाँ पे कितना पे करके आपको अपने सारे सर्टिफिकेट्स वापस मिलेंगे और आप अपना फर्दर एडमिशन करा पाओगे। क्योंकि हम किसी भी जगह पे एनरोलमेंट कराते हैं अगर तो हमारे मोस्टली जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लोग सबमिट कर लेते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को हमें री इशू कराना पड़ता है अगर हमें कहीं और एडमिशन लेना है तो उस री इशू के टाइम पे कुछ बॉन्ड अमाउंट आपको पे करनी होती है। तो वो बॉन्ड अमाउंट अगर आप BA MS में एडमिशन ले रहे हो फॉर एग्जांपल तो वो बॉन्ड अमाउंट थोड़ी कम होगी आई गेस, लेकिन वही BDS में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो वहाँ पे मुझे जहाँ तक याद है ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़ आपको वहाँ पे करने पड़ते हैं फॉर सीट लिविंग। तो ये चीज़ अपना ध्यान से पहले देख लेना कि कहाँ पे सीट लिविंग बॉन्ड कितना है और क्या क्राइटेरिया है सीट छोड़ने का। कहीं ऐसा ना हो आप प्रिपेयर भी करो, आपका एडमिशन भी हो जाए लेकिन जहाँ पे आपने पहले से एडमिशन ले रखा है वहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट से ना मिले मेन काउंसलिंग के टाइम पे, तो आपका सब मेहनत बेकार हो जाएगी। तो हर चीज़ देख के ही अपना अपना साथ में पार्शियल ड्रॉप लेना और अच्छे से प्रिपेयर करना। अब ये सारी चीज़ें मैंने इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो यही है कि अगर जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट है, जिसने एक ही बार ड्रॉप लिया है तो वो इजीली ड्रॉप ले सकता है अपनी गलतियों को एनालाइज करके। जिसके 2 ड्रॉप हैं वो भी ले सकता है, लेकिन जिसके 2 से ज़्यादा ड्रॉप हैं उसके लिए मैं प्रेफर करूँगी कि वो पार्शियल ड्रॉप ही ले, साथ में कोई कोर्स में एडमिशन ज़रूर ले। अब बात आती है यार कि हमने खुद ने तो डिसाइड कर लिया कि हमें सारा ड्रॉप लेना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, क्या हम अपने पेरेंट्स को उस तरह से मना पाएंगे? क्योंकि पेरेंट्स को भी होता है यार कि कब तक एक ही चीज़ के पीछे लगे रहोगे। किसी किसी के पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव होते हैं
कि हाँ तुम्हें जितना पढ़ना है, तुम जितना करना चाहते हो कर लो, जैसे पढ़ना है, तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए तुम मांगो। लेकिन कई पेरेंट्स जिनको नहीं इतना पता होता कि यार कितने साल हो गए इसको एक ही चीज़ पे, तो ऐसे टाइम पे अपने पेरेंट्स से मैच्योरली बात करो कि हाँ पापा देखो ऐसे ऐसे मेरा इस कोर्स में मेरा MBBS करने का मन है, और देखो अगर आपके मोर देन 2 इयर्स हो गए हैं तो अगर आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है तो आप वहाँ पे भी अपने पेरेंट्स को समझा सकते हो कि देखो ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है, मैं साथ साथ प्रिपेयर करूँगा या करूँगी, अगर एडमिशन हो जाता है तो दी बेस्ट है, नहीं तो मैं ये कोर्स करूँगी। तो ऐसे आप बहुत ही मैच्योर तरीके से अपने पेरेंट्स को समझाओगे तो वो पक्का समझेंगे, क्योंकि है तो आपके पेरेंट्स ही यार, आपकी भलाई और आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है ना एंड में। तो अपने पेरेंट्स को काफ़ी अच्छे से और मैच्योरली समझाओ, अच्छे से बात करो। तो ये सारी बात हो गई कि किस किस को ड्रॉप लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। अब उन लोगों के लिए जो मैंने बताया कि जिनकी प्रिपरेशन थी ही नहीं, जिनको जिनको पढ़ना ही नहीं था, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं और फिर भी नीट दे दिया, ऐसे लोगों के लिए ना सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। या तो फर्स्ट चीज़ आपको नीट देना ही नहीं है, आप या तो किसी के कहे में आके एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप ऊपर ऊपर से आपका कोई मन नहीं है आपको नीट क्लियर करने का। ऐसे बच्चों को प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए यार, सिंपल सी बात है। आप खामखा अपना एनरोलमेंट दे रहे हो, इतने लाख बच्चों में एक अपना नाम ऐड करवा रहे हो। अगर आपको प्रिपरेशन ही नहीं करनी, अगर आपको नीट देना ही नहीं है, आपका मन ही नहीं है, तो उसमें एनरोलमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिन्होंने पेपर दे दिया लेकिन तैयारी नहीं की थी, और जो अब भी अगले साल भी बस ऊपर ऊपर से बेमन से तैयारी बिना तैयारी किए बैठने वाले हैं, वो प्लीज़ ड्रॉप ना लें। अपना साल भी बर्बाद करोगे, कुछ मिलेगा भी नहीं। तो बस वही बच्चे जिनको मन है, जिन्होंने पहले प्रिपेयर नहीं किया लेकिन आज उनके मन में एक काफ़ी अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि हाँ यार मुझे अब करना ही है, चाहे मैंने पिछले साल प्रिपरेशन नहीं की पर अब मुझे करनी है, वो लोग ही ड्रॉप के लिए आगे बढ़ें। और सारी चीज़ों को साइड करके अब कुछ टाइम के लिए अपने माइंड को रीसेट करो कि हाँ यार कि अब हमने पेपर दे दिया, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, हम फिर से मेहनत करेंगे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करेंगे। थोड़ा सा टाइम गैप दो खुद को, अपने माइंड को रिफ्रेश करो और फिर से स्टार्ट करो। जब मन करे तब से स्टार्ट करो और अच्छे से स्टार्ट करो। और मैं अपनी फर्दर वीडियोस में ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करें। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना मेरी वीडियोस को। सो थैंक यू सो मच।